Yes. In this chapter, tribal decoys and vision of golden age, we will learn about the problems of tribals, problems they faced with the coming of Britishers when Britishers came in our country, and at that time their main motive was to collect revenue, and for that in the village areas they started different kind of settlement system. What about tribals and forest areas? Because these people they move from one area to another with their animals. I have discussed with you so many communities. Some were jhum cultivators, shifting cultivators. Some were herders. Herders कौन थे? They traveled with their animals from one area to another in search of pastures and water. Then third, settled cultivators भी थे. Settled cultivator जो एक एरिया में रहकर कल्टीवेशन करते थे. Then jhum cultivators, shifting cultivators, they keep on shifting from one area to another. And there was no record of this population. At that time, there was no record of this population. और जब population का record ही नहीं होगा, तो revenue भी collect नहीं होगा, और revenue collect नहीं होगा, तो ultimately Britishers को finance नहीं मिलेगा, money नहीं मिलेगा. Their main target was to increase their financial sources, and for that they implemented Forest Act. जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट बने, फॉरेस्ट एक्ट बनने से क्या हुआ, सबसे पहले प्रॉब्लम किनको फेस करनी पड़ी? ट्राइबल्स. ठीक है, अब हमने साथ साथ ये भी पढ़ना है कि ट्राइबल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और इन प्रॉब्लम्स के कारण जो ट्राइबल्स थे उनको उनके राइट्स थे, उनके पुराने राइट्स थे, वो राइट्स किस तरह से उनसे ले लिए. ठीक है, तो हर ग्रुप के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बैन कर दी गई, जिसके कारण शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को प्रॉब्लम आई, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर में वो कुछ ऐसी वैल्यूएबल टिम्बर को जला देते थे जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थे. ठीक है, पेस्टोरलिस्ट की मूवमेंट बंद कर दी, फॉरेस्ट को अलग अलग पार्ट्स में रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट बना दिया, विलेज फॉरेस्ट बना दिया. ये मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग की क्या प्रॉब्लम आती थी. ट्रेडिंग कौन करते थे? ये जो लोग ट्राइबल्स थे, जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे, ये जो भी फॉरेस्ट चीजें या फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्वायर करते थे, फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो फॉरेस्ट में इनको मिलती हैं, लाइक गम, हनी, फ्यूल, मेडिसिन, हर्ब्स, लेदर बनाने के लिए जो एनिमल स्किन होती है, आइवरी, हाथी दांत जो है, तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो इनको फॉरेस्ट एरिया से मिलती प्रोडक्शन. ठीक है, अब इनका मेन जो है वो जो प्रॉब्लम, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, इवन ब्रिटिशर थी नहीं, इनको इनकी कंट्री के जो लोग थे वो भी they were fed up from these. Why and how? Problem with trade. आगे हम डिस्कस करेंगे क्या इनको ट्रेड की प्रॉब्लम है. नंबर 1, when these traders they exchange the items with the tribal, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स कोई भी हो सकता है, वो फॉरेन भी हो सकते हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं. ठीक है, ये ट्रेडर्स जो थे वो ट्राइबल्स के साथ चीजों को एक्सचेंज करते थे. एक्सचेंज करना मतलब क्या है कि ट्राइबल से उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जाते थे, और बदले में ट्रेडर्स इनको फूड क्रॉप देते थे, या कई बार मनी भी दे दी जाती थी. कई बार क्या होता था, ये ट्रेडर्स इनको कैश एडवांस भी दे देते थे. कैश एडवांस का मतलब क्या होता है कि 3-4 मंथ से पहले ही उनको कुछ एडवांस दे देना, ताकि वो फॉरेस्ट एरियाज में जाकर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लें और सिर्फ इनके साथ ही डील करें. और इस तरह से धीरे धीरे कैश लोन भी, कई बार तो इन ट्राइबल्स को मनी चाहिए होती थी तो वो इन ट्रेडर्स से कैश लोन भी ले लेते थे, लोन भी लिया जाता था. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब भी ये ट्रेडर्स ट्राइबल्स को लोन देते थे, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते. क्लियर? और ये मेन प्रॉब्लम आती है. एक ऐसी ही स्टोरी आपके जो है हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ सिल्क प्रोड्यूसर्स. सिल्क प्रोड्यूसर्स जो सिल्क प्रोड्यूस करते थे, जो सिल्क जो है उसको प्रोड्यूस करते थे. और सिल्क प्रोड्यूस कैसे होती है? कोकून्स ना, सिल्क वॉर्म्स जो हैं, मलबरी ट्रीज हैं, उनके ऊपर जो है वो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उनको रियर किया जाता है और सिल्क जो है उसका थ्रेड बनाया जाता है. ठीक है, तो हमारे इंडिया में सिल्क जो था वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का ग्रो होता था, और इसीलिए सिल्क की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था, और इसीलिए यूरोप से बहुत से ट्रेडर्स हमारी इंडिया में आए, और यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन और सिल्क ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हुई. और हमारे इंडिया में हजारीबाग,
झारखंड में एक ऐसा ट्राइब था सेंथौल। सेंथौल जो कबीला था, सेंथौल ट्राइब जो था, वो सिल्क के कोकून्स जो हैं वो प्रिपेयर करते थे। और आपको पता है, जब हमारी कंट्री में ये सिल्क ट्रेडर्स फॉरेन कंट्री से या इंडिया से ये इनके साथ डील करते थे, तो सिल्क कोकून्स का जो प्राइस था वो बहुत कम पे किया जाता था। सिल्क कोकून का प्राइस सपोज 1000 कोकून्स के लिए उनको सिर्फ 3 और 4 रुपीज ही दिए जाते थे। तो इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर दीज। यानी कि मैं फिर से आपको बता रही हूँ, सेंथौल जो कबीला था, सेंथौल ट्राइबल जो थे, उनका मेन काम क्या था, वो सिल्क कोकून्स जो थे वो रियर करते थे। और जब इनको बेचना होता था तो ट्रेडर्स इनको कोकून्स का प्राइस बहुत कम देते थे। सपोज 1000 कोकून्स के लिए उनको सिर्फ 3 और 4 रुपीज ही मिलते थे। लेकिन जब ये ट्रेडर्स इन कोकून्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे तो 5 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाता था। तो अल्टीमेटली अगर हम 3 स्टेप्स की बात करें तो नंबर 1 सिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि जो लोग सिल्क कोकून को रियर करते थे। नंबर 2 मिडलमैन, मिडलमैन कौन, जो उनसे खरीदते थे। एंड नंबर 3 फाइनल इन्वेस्टर, फाइनल इन्वेस्टर कौन, जो फॉरेन से आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा लॉस जो था वो किनको हो रहा था, सेंथौल ट्राइबल पीपल। जो सेंथौल के ट्राइबल पीपल थे जिनका मेन काम क्या था, सिल्क कोकून को प्रिजर्व करना और उनको ग्रो करना। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मिडल मैन थे, दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, उनको ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा था। बट सिल्क ग्रोअर्स, जो सिल्क ग्रो करते थे, दे अर्नड अ लिटिल, उनको बहुत कम मनी मिल रही। सो ट्राइबल सॉ दीज मार्केट ट्रेडर्स, उनको ये मार्केट और ट्रेडर्स जो थे, इनको ये क्या लगते थे, डिकूज। डिकूज मतलब ये इनसे हेट करते थे, क्योंकि ये एक तो इनको लोन जो था वो हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, एंड सेकंड जो भी ये प्रोडक्ट्स इनको बेचते थे उनके लिए इनको बहुत कम जो है वो रेट मिलता था। तो ये मेन प्रॉब्लम जो थी वो ट्रेड में ये प्रॉब्लम आ रही थी। अल्टीमेटली इन ट्राइबल्स जो है इनको बहुत लॉस हो रहा था और इनको जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलता। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, जैसे जैसे मार्केट में हम ये कह सकते हैं इनको लॉस जो है वो शुरू हुआ, तो बहुत से लोगों ने, जब ब्रिटिश एक्ट हमारी कंट्री में बने तो फॉरेस्ट में उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया। और इस तरह से बहुत से लोगों को अपना ओरिजिनल जो उनका शुरू से वो काम कर रहे थे उसको छोड़कर कुछ और एक्टिविटीज, यानी कि एग्रीकल्चर छोड़ना या कुछ जिसमें उनको लॉस हो रहा था उसको छोड़कर वो धीरे धीरे देवर यू कैन सर्चिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोगों को तो काम मिला लेकिन कुछ को काम नहीं मिला, तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट। तो हिस्ट्री में हमने बहुत से ऐसे रिवोल्ट, फॉरेस्ट रिवोल्ट जो है पढ़े हैं, जिसमें ट्राइबल जो थे वो अपने अपने टाइम पीरियड में उन्होंने रिवोल्ट किया। बस्तर रिवोल्ट, बस्तर जो है वो फॉरेस्ट एरियाज, इसमें हमने जो है जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि बस्तर में बहुत से ऐसे ट्राइबल्स थे that with the coming of Britishers and with the enacting of British laws, many people they revolted. बहुत से लोगों ने रिवोल्ट किया with their own weapons. इनके weapons क्या होते थे? इनके पास guns, swords तो होती नहीं थी। इनके पास क्या होती थी, इनकी sticks या lumps of earth, मिट्टी, lumps का मतलब है मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे। बट somehow they were attacked, क्योंकि पुलिस फोर्स उनको इजीली जो है वो सप्रेस कर देती। ठीक है, तो बहुत से ऐसे ट्राइबल्स थे जिन ट्राइबल्स को अपना ओरिजिनल जो उनका ऑक्यूपेशन था वो छोड़कर अलग अलग एरियाज में जाना पड़ा। तो कौन कौन से एरियाज पे इनको काम मिलना शुरू हुआ, टी प्लांटेशन। मैनी ट्राइबल्स दे शिफ्टेड टू टी प्लांटेशन टू वर्क, क्योंकि जब उनको काम ही नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली उनकी फैमिली जो है वो लाइवलीहुड कैसे अर्न करेगी। तो जब उनको लॉस हुआ, जब रिजर्व फॉरेस्ट उनको निकाल दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उनकी एंट्री को बैन कर दिया, तो धीरे धीरे उन लोगों ने उन एरियाज को छोड़कर कहाँ पे जाना शुरू हो गए, प्लांटेशन एरियाज। ऐसे एरियाज जो ब्रिटिश टी प्लांटेशन एरियाज थे जहाँ पे वो लेबर का काम करते थे, उन्होंने लेबर एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। ठीक है, कई लोगों ने माइंस में जाना शुरू कर दिया, आयरन माइंस, कोल माइंस, और वहां पर जाकर लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कईयों ने रोड कंस्ट्रक्शन उस टाइम पीरियड में की जाती थी, विलेज एरिया से सिटीज या पोर्ट एरियाज में लोडिंग का काम, अनलोडिंग का काम, रोड कंस्ट्रक्शन।
वहां पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स का जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन था, वो उनका ओरिजिनल ऑक्यूपेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन ली। एंड इवन प्रॉब्लम क्या आई, उनको लो वेजेस दिए जाते थे, यहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आई, यहाँ पे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर वो प्लांटेशन एरियाज में काम करते थे, वहां पे भी उनको वेजेस बहुत कम दिए जाते थे। अगर वो माइंस में जाते थे तो माइंस में रिस्क ही बहुत होता था, बट स्टिल दे वर पेड वेरी लेस। रोड कंस्ट्रक्शन, लोडिंग, अनलोडिंग। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल 5 इयर्स या 10 इयर्स या 1 ईयर। उसमें क्या होता है, ये प्लांटेशन वर्कर जो है वो 5 साल के लिए इन प्लांटेशन पे काम करेंगे और जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। और वो अगर वो जगह छोड़कर जाते हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करें। तो अल्टीमेटली बहुत से ट्राइबल्स, बहुत से लोग जो थे, जो प्लांटेशन एरियाज में काम करने के लिए रेडी हुए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। और इस तरह से इनकी कंडीशन जो थी वो और ज्यादा वर्स्ट हो गई। और पहले से, यानी कि एक तो उनको अपने ओरिजिनल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज को छोड़ना पड़ा, और दूसरा जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिलते थे। ठीक है, और इस तरह से वो अपने कई कई बार तो वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उनको ऐसे एरियाज में भेजा जाता था जहाँ पर कंडीशन जो थी वो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैनी पीपल दे रिवोल्टेड, बहुत से लोगों ने रिवोल्ट किया, और इस तरह से ट्राइबल्स की कंडीशन जो थी वो हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के आने से वर्स्ट हुई। ठीक है, और रिवोल्ट बहुत से जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने इसलिए रिवोल्ट किया क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। वेजेस लो थे, सैलरी कम थी, बट हाई टैक्स थी। टैक्स का मतलब होता है जैसे सपोज आपकी जो भी इनकम है उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो ट्राइबल्स को फेस करनी पड़ी, जिसके कारण बहुत से ट्राइबल्स ने रिवोल्ट भी की। दे वर एक्सप्लॉइटेड, इनको हर तरह से जो है वो एक्सप्लॉइटेशन की जा रही थी। ट्रेडर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मनी लैंडर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो बहुत से रिवोल्ट, सेंथॉल के जो कबीले हैं जो सिल्क बनाते थे उन्होंने रिवोल्ट किया। बस्तर में जो लोग रहते थे उन्होंने रिवोल्ट किया, और अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से रिवोल्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसमें से हम एक एग्जांपल जो है हमने पढ़ना है, दैट इज बाय बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे, आपके चैप्टर का हेडिंग है ना गोल्डन एज। बिरसा मुंडा जो थे, उनके मन में, उनके माइंड में गोल्डन एज का ड्रीम था, है ना। इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ट्राइबल्स दे वर लिविंग हैप्पीली। कैसे, क्या क्या मतलब वो सोचते थे कि गोल्डन एज थी, या ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते थे या ट्राइबल जो थे वो नेचुरल जो सोर्सेज थे या नेचुरल सोर्सेज थे उनको यूज करते थे। ठीक है, वाटरफॉल्स में एंजॉय करते थे, स्प्रिंग्स। देन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिना किसी टैक्स के लेते थे, वो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे और उनको फॉरेस्ट टिम्बर लेने के लिए या फ्यूल लेने के लिए कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। एनिमल ग्रेजिंग के लिए उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, या फिर उनके एरियाज को रिजर्व या प्रोटेक्टेड जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, और वो अपने अपने, उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थे। उनके ट्राइब्स का एक चीफ होता था, चीफ जो मुखिया होता था, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था, और ये उसको फॉलो करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और इस तरह से ये गोल्डन एज थी। बिरसा मुंडा जैसे बहुत से ऐसे ट्राइबल्स थे जिनका ये मानना था कि ब्रिटिशर से पहले ऐसा होता था, ऐसी गोल्डन एज होती थी। अब बिरसा मुंडा उस गोल्डन एज को वापस लाना चाहता है। उसका ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट किया जाए या हमारी कंट्री से उनको निकाल दिया जाए तो गोल्डन एज जो है वो फिर से वापस आ सकती है। इसलिए बिरसा मुंडा और मुंडा ट्राइब के लोगों ने, ट्राइबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये हमने बताना है फॉरेस्ट एरिया, वो होंडा फॉरेस्ट, जहाँ पे मुंडा ट्राइब्स, मुंडा कबीला जो था वो रहता था। स्पेलिंग क्या है, BOH
ONDA, Bohanda forest. He belong to these areas. सेकेंड फिर हमने बताना है दैट बिरसा मुंडा की गोल्डन एज, यानी कि वो क्या सोचता था कि ऐसी एज जिसमें पीपल विल बी फ्री फ्रॉम डिकूज। डिकूज कौन? अब यहाँ पे डिकूज, अब आपको समझ आ गया होगा डिकूज। ट्राइबल्स के लिए डिकूज कौन थे? मनी लैंडर्स। और कौन? ट्रेडर्स, जो इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे लोन, एंड इनको कम अमाउंट दी जाती थी इनके प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने आपको सिल्क की स्टोरी बताई। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इनकी लैंड इनसे ले रही थी। इसके अलावा हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो विलेज एरियाज में इनको तंग करते थे, जो इनकी लैंड ले लेते थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स। देन इवन एट दैट टाइम, आपको पता जब व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन आवर कंट्री, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग रिलीजन आल्सो। तो उन्होंने बहुत से ट्राइबल्स को क्रिश्चियन बनने के लिए भी, जिसे हम कहते हैं, कंपेल किया। मिशनरीज, इनका मिशन क्या था? ट्राइबल्स को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना। मिशनरीज, मिशन, मिशनरीज कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्राइबल्स के लिए डिफूज कौन कौन से थे। लेकिन बिरसा मुंडा चाहता था कि ऐसी गोल्डन एज हो जिसमें ट्राइबल पीपल विल बी फ्री फ्रॉम डिफूज। इनसे, मनी लैंडर से, ट्रेडर्स से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज थी उनसे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी उनको परेशान करते थे, उनकी लैंड उनसे ले ली जाती थी, एंड मिशनरीज भी उनको परेशान करते थे, उनके रिलीजन को चेंज। मिशनरीज जो थे ट्राइबल कल्चर को अपोज करते थे, और इसीलिए उन्होंने इनको क्रिश्चियन कन्वर्ट करने के लिए जो कंपेल किया। सो दैट्स व्हाई ये इनको भी डिकूज ही मानते थे। क्लियर? देन इसके बाद फिर हमने बताना है, देन थर्ड, बिरसा मुंडा जो था उसका मेन जो था वो डिमांड क्या थी कि जो उनके राइट, उनकी कम्युनिटी के जो राइट हैं उनको वापस दिया जाए। कम्युनिटी का राइट मतलब कौन सा राइट? उनका एंसेस्ट्रल राइट। एंसेस्ट्रल राइट का मतलब क्या होता है? जो उनकी शुरू से वो जिन एरियाज में रह रहे थे, जिन फॉरेस्ट में वो रह रहे थे, उनको वहां पे रहने का राइट दिया जाए। एंसेस्ट्रल राइट टू लिव इन फॉरेस्ट। क्लियर? तो बिरसा मुंडा की डिमांड क्या थी? दैट एंसेस्ट्रल राइट शुड बी गिवन, ठीक है, टू लिव इन द फॉरेस्ट एरिया। जिन फॉरेस्ट एरियाज में वो रहते थे उनको रिजर्व या प्रोटेक्टेड कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। तो देयर मेन डिमांड वाज, वो रिवोल्ट में उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? बिकॉज देयर मेन डिमांड वाज टू टेक बैक एंसेस्ट्रल राइट टू लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज। जो भी उनका राइट था, जो लैंड थी, वो उसको रीगेन करना चाहते थे। जो उनसे लैंड वापस ले ली गई थी, रीगेन लैंड, ताकि उस लैंड के ऊपर वो वही कर सके जो गोल्डन एज, यानी कि जो लोग पहले करते। ठीक है? एंड इसके लिए उसने क्या किया? बिरसा मुंडा ने अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना शुरू किया। ही स्टार्टेड रिफॉर्मिंग हिज सोसाइटी। रिफॉर्मिंग करने के लिए क्या उसने किया? ही अर्ज रिक्वेस्टेड द पीपल नॉट टू ड्रिंक। उसने रिक्वेस्ट किया ट्राइबल्स को टू गिव अप लिकर, ड्रिंक करना छोड़ दें। ठीक है? और उसने क्या किया? उसने ट्राइबल्स जो हैं उनको हार्ड वर्क, या अब जिसे कहते हैं कि ट्राइबल्स को एक ऐसा एक मोटिव दिया कि वो अपनी अपनी फैमिलीज के लिए हार्ड वर्क करें, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचें। और इस तरह से काफी हद तक रिवोल्ट में बिरसा मुंडा के साथ बहुत से ट्राइबल्स ने इनको सपोर्ट भी किया। ठीक है? एंड इस तरह से उसने जितने भी डिकूज थे, या मनी लैंडर्स थे, या हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, या मिशनरीज थे, उनको अपोज करना शुरू किया। लेटर ऑन मैनी ट्राइबल्स दे एंटर्ड इनटू द प्रोटेक्टेड एरियाज। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज को रोकना वो चीज वो करेंगे, है ना? तो बिरसा मुंडा और मुंडा ट्राइब जो थे वो प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना शुरू हो गए, और ये अल्टीमेटली दे स्टार्टेड ब्रेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना शुरू किया। एंड 1895 he was arrested।
बिरसा मुंडा और उसके कुछ जो ट्राइबल्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया 1895 में। लेकिन 1895 से लेकर बाकी जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इस अपने रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा। तो ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इनके लीडर को जो है वो रिलीज करने का डिसाइड किया। तो 1897 में बिरसा मुंडा जो है इसको फिर से रिलीज कर दिया मीन जेल से निकाल दिया, ताकि उसके ट्राइबल्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स को अटैक कर रहे थे। एंड 1897 में ठीक है इनको रिलीज किया। जब बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए उन्होंने फिर से अपने रिवोल्ट को कंटिन्यू किया। इनका मेन जो था वो व्हाइट फ्लैग बहुत कॉमन हुआ। इनके जो फॉलोअर्स थे वो व्हाइट फ्लैग लेकर जो थे वो मार्च पास करते थे, ठीक है। एंड इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि इन द एंड मतलब मेन कुछ जैसे हम कहते हैं कि टाइम पीरियड के बाद 18 जस्ट टाइम पीरियड हमें ये याद रखना है कि 95 से लेकर 97 का टाइम पीरियड था। बट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया, क्योंकि इनके पास कुछ खास वेपन्स नहीं थे और ब्रिटिशर्स के पास गन्स थी, मॉडर्न वेपन्स थी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैनी ट्राइबल सोसाइटीज वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एंड इन द एंड व्हेन बिरसा मुंडा डाइड, नेचुरल डेथ हुई थी इनकी, कॉलरा ठीक है, कॉलरा के कारण इनकी डेथ हुई थी। एंड आफ्टर डेथ ऑफ बिरसा मुंडा दिस ट्राइबल रिवोल्ट वाज एंडेड। तो ये था बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जिसमें उसने अपने ट्राइबल सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ट्राइबल, सिर्फ इनकी ही नहीं हमारी कंट्री में बहुत सी ट्राइबल सोसाइटीज जो थी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट के कारण सफर किया था, क्योंकि उनकी ओरिजिनल लैंड और उनके जो ओरिजिनल राइट्स दे वर टेकन बैक। क्लियर?